बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान में जहां इनकलाब दस्तक दे रहा है और एहतजाजी तहरीक और मुल्क गिर मुजाहरे एक महीना तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं। 29 रोज़ हो गए। 29 रोज़, एक दिन के बाद महीना हो जाएगा। कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा एक वेबसाइट पर, इंटरनेशनल वेबसाइट पर, कि ईरान में जो इस वक्त तहरीक चल रही है, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये तहरीक शाह ईरान के ख़िलाफ़ चलने वाली तहरीक से भी ज़्यादा हमागीर है और ज़्यादा फैली हुई है। फ़र्क सिर्फ ये है कि शाह ने जितना तशद्दुद किया था, इस वक्त उससे ज़्यादा तशद्दुद हो रहा है। और शाह के वक्त पूरा अमरीकी और मगरबी मीडिया ईरान के अंदर मौजूद था, और इस वक्त ईरान के अंदर कोई गैर मुल्की मीडिया मौजूद नहीं है। इसलिए दुनिया वालों को ये अंदाज़ा नहीं हो रहा, पता नहीं चल रहा कि ईरान में किस शिद्दत की तहरीक है। और इस इनकलाब की आमद के साथ, ये बाज़ार की बात कर रहे हैं, हकीकत में क्या होता है कल परसों, उससे अगले हफ्ते, उससे अगले महीने क्या होता है हम नहीं जानते। इस वक्त की जो सूरत हाल है वो मैं बता रहा हूँ। तो एक बड़ा धचका ईरान को लगने वाला है पीर के रोज़, यानी आज से 2 दिन बाद, जब यूरोपीय यूनियन ईरान पर सैंक्शन लगाने वाली है। इससे पहले ये आपको इल्म में होगा कि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई थी ईरान पर। यूरोपीय यूनियन ने उन पाबंदियों का हिस्सादार बनने से इनकार कर दिया था और उन्होंने ईरान से अपने ताल्लुकात बाकी रखे थे। ज़ाहिर है कि उनके मफादात, तिजारती मफादात एशिया और अफ्रीका में जिस तरह है अमेरिका के, उस तरह नहीं, अमेरिका के और तरह से है। तो वो अमेरिका के खातर ईरान के साथ ताल्लुकात बिगाड़ना पसंद नहीं करती थी। लेकिन हालिया तहरीक के नतीजे में इसे इसका समर समझिए कि यूरोपीय यूनियन ने बाकायदा अपने इजलास में ये ऐलान कर दिया है कि वो ईरान पर पाबंदियाँ लगाएगी। ऐलान होगा, बाकायदा ऐलान, पाबंदियों की तफसील के साथ, पीर के रोज़ यहाँ के हिसाब से रात के वक्त। तो वो पाबंदियाँ कितनी ज़्यादा होंगी, ज़ाहिर है भरपूर और 100% पाबंदियाँ तो वो भी नहीं लगाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ पाबंदियाँ लगाने का फ़ैसला हो चुका है। और ईरान की झटके खाती मईशत को एक और ज़ोरदार झटका यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की सूरत में लगने वाला है। और नाज़रीन, ईरान में एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि वहाँ कई इलाकों में तेल की सनत के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है। और ईरान, जिसकी आबादी शाह ईरान के ज़माने में आज से आधी थी, तो उस वक्त जो तेल की पैदावार थी, आज उसके मुकाबले में तकरीबन आधी पैदावार हो रही है, आधी रह गई है। यानी अब इस आधी पैदावार में मज़ीद कमी का ख़तरा पैदा हो गया है। और ईरान के इन तेल मज़दूरों ने ये नहीं कहा है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, वो इस तहरीक का हिस्सा बन गए हैं जो ऑलरेडी मुल्क में चल रही है और पूरे ईरान में फैली हुई है। तेहरान से लेकर रश्त तक कोई शहर बाकी नहीं बचा जहाँ ये मुजाहरे ना हो। और इसमें कुछ नए एलिमेंट शामिल हुए हैं जिनका मैं आपको बता दूं कि एक तो ये फिनोमेना हमने देखा है कि अक्सर शहरों में या बहुत सारे शहरों में पुलिस या फ़ौज या वो इनकलाबी गार्ड्स या बसीज, इन चारों के लोग अवाम का मुकाबला करने के बजाय भाग खड़े होते हैं। अवाम उनके पीछे भागते हैं और वो आगे आगे वो दौड़ते दौड़ते छुप जाते हैं। अब हमें ये यहाँ बैठकर ये अंदाज़ा नहीं हो सकता क्या अवाम के मुजाहरे इतने बड़े होते हैं कि फ़ौज और बसीज और मिशनरी गार्ड और दूसरे उनकी ताब नहीं ला सकते, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, या ये कि ये किसी और बात की निशानी है। क्योंकि जब कुछ सियासी इदारे दिल छोड़ जाते हैं तो फिर उस वक्त इसी तरह के मज़हर देखे जा सकते हैं। आपको जब याद होगा कि ख़ुमैनी साहब जब आए थे तो ईरानी फ़ौज ने सरेंडर कर दिया था, ईरानी पुलिस ने सरेंडर कर दिया था। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है और ये एक शहर का वाक़या नहीं है। ईरान के 10 के करीब शहरों से आने वाली ऐसी वीडियोज़ में देख चुका हूँ। अच्छा, ऐसी वीडियोज़ मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन वो जब मैं उसे अपने प्रोग्राम में लगाता हूँ तो यूट्यूब उनमें से अक्सर को 10 में से 9 को रिजेक्ट कर देता है, वो उसको अपलोड करने की इजाज़त नहीं देता। ये मजबूरी है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि 4-5 वीडियो में छोटी-छोटी लगा दूँगा, शायद उनमें से 2 यूट्यूब वाले एक्सेप्ट कर लें। दूसरा वाक़या हो रहा है कि ईरान में जो फ़ौज तो शायद नहीं कर रही, लेकिन बसीज वाले एक जुल्म कर रहे हैं, वो बच्चों को शूट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते तक 19 बच्चों की कन्फर्म रिपोर्ट आ गई थी जिनको गोली मारकर बसीज वालों ने हिलाक किया, 19। और औरतों को भी गोली मारने की इतलात मिली हैं, दर्जनों औरतें मारी जा चुकी हैं। और औरतों के बारे में ये एक इजाफी सितम ये सामने आया कि कुछ औरतों को तो गोली मार दी जाती है, कुछ औरतों को ये बसीज वाले
ठुड्डे मारकर लाते हैं और ठुड्डे मार मार कर इतना मारते हैं कि वो मौके पर ही मर जाती हैं या घर में जाकर मर जाती हैं। उनकी खबरें भी बाहर नहीं आ रही। तो एमनेस्टी ने भी नोटिस लिया है, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी नोटिस लिया है, अमेरिका ने भी नोटिस लिया और अब यूरोपीय यूनियन ने भी नोटिस ले लिया है। तो ये ख़ास तशवीशनाक बात है। इसके अलावा पिछले दिनों ये भी हुआ कि वो जो रूहानी रहबर हैं ख़ामनाई साहब, जिनके हुक्म पर ये लाशें गिराई जा रही हैं, उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। और ये बड़ी दीदा दिलेरी की बात है, क्योंकि उनके बारे में ईरान के मौलवी हज़रात ये यकीन रखते हैं कि इनके पास आसमानी क़ुव्वतें हैं, लेकिन अगर आसमानी क़ुव्वतें होती तो उनके अकाउंट हैक ना होते। और इसके अलावा एक बड़ा अहम जो मंज़र हम देखते हैं वो इससे पहले नहीं था। पिछले 4 साल पहले, 3 साल पहले जो आटे दाल की महंगाई के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए थे, उनमें ये चीज़ नहीं थी। ख़ामनेई साहब को सल्यूट किया जाता था और उनकी तस्वीरों का एहतराम किया जाता था, नारे लगाए जाते थे ईरान की गवर्नमेंट के मिनिस्टरों के ख़िलाफ़ और गवर्नरों के ख़िलाफ़। लेकिन इस मरतबा हर जलसे और हर जुलूस में ख़ामनेई साहब के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं, उनको बहुत बुरा भला कहा जा रहा है और जहाँ भी उनकी तस्वीर नज़र आती है उसे फाड़ दिया जाता है, नज़र आतिश कर दिया जाता है। इसका पहले तस्वुर भी नहीं था, ये पहले तरीक़ों में नहीं था और इस मरतबा ये एक नया आमिल सामने आया है। और फिर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में इस वक्त बड़ी खौफ की सूरत हाल है। मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, जो ईरान के बारे में मैंने किया था, कि वहाँ 80 से ज़्यादा शायद हलाकतें हुई थी उस वक्त, लेकिन अब पता चला है कि 300-400 लाशें तो इज्तिमाई तौर पर दफन किए बसीज वालों ने और इनकलाबी गार्ड्स वालों ने। यानी गाँव के देहात के अंदर मुख्तलिफ 1 से ज़्यादा गाँवों के अंदर घुस कर कत्ले-आम किया गया, बच्चे मारे गए हैं, औरतों को मारा गया है। और इसका जो रद्द-ए-अमल है, उसकी जो लहरें हैं वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी महसूस की जा सकती है, अगरचे रिपोर्ट नहीं की जा सकती। ये एक बड़ा सीरियस वाक़या है और इस इलाके में जहाँ ये कत्ले-आम किया है फ़ौज ने, उसकी सरहदें पाकिस्तान से भी मिलती हैं और जनूब मगरबी अफ़गानिस्तान से भी मिलती हैं। ये एक तशवीश की बात है। अगरचे ईरान के साथ अफ़गानिस्तान के सरकारी तौर पर बहुत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हाल ही में उसका रेलवे लिंक मजबूत हुआ है। हरात के अंदर ईरान ने रेलवे लाइन बिछाई है ईरान से जो आती है और अफ़गानिस्तान को उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। और एक रेलवे लाइन तो ईरान के अफ़गानिस्तान के अंदर पहले ही मौजूद है, वो शब्बर खां दरिया आमू के किनारे एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक तुर्कमानिस्तान अज़्बकिस्तान से गाड़ी आती है। तो ये इस वक्त ईरान की सूरत हाल का खुलासा है। मुख्तलिफ़ शहरों के जुलूस मैं देखते रहता हूँ। किसी में 500 आदमी होते हैं तो किसी में 5000 होते हैं और इसमें एक अजीबो-गरीब जो मामला बिल्कुल नई किस्म का सामने आया है कि तकरीबन हर शहर में कुर्दिस्तान से लेकर ज़ंजान तक और खुज़स्तान से लेकर मशहद और सिस्तान तक हर जगह जुलूसों में क़ियादत जो है वो औरतें कर रही हैं। यूनिवर्सिटियों की तालबात कर रही हैं, स्कूलों की तालबात कर रही हैं और स्कूलों के बच्चे भी इस तहरीक में शामिल हो गए हैं। और एक ईरानी इस तहरीक के एक ओहदेदार ने जो एग्ज़ाइल में है, उसने अपना एक बयान जारी किया, उसमें उसने उम्मीद ज़ाहिर की कि इसी साल के अंदर अंदर हम ईरान की मौजूदा हुकूमत से निजात हासिल कर लेंगे। ये उनका अंदाज़ा है। मेरे ख़्याल में तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि साल तो ख़त्म होने वाला है, ये अक्टूबर है, 2 महीने रह गए, नवंबर और दिसंबर, 2 महीने और 14-15 दिन, 2.5 महीने में क्या ये तहरीक अपने मकासद हासिल कर लेगी? मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन उन्हें उम्मीद है। इसका मतलब ये है कि उनके पास जो रिपोर्टें हैं वो कुछ मस्बत हैं और हो सकता है कि वो अगले साल के शुरू में कुछ तवक्को कर रहे हों, लेकिन हौसला बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए लोगों के जज्बात, और ये इस साल के अंदर की उन्होंने ख़बर दे दी है। तो जो मेरे पास इत्तला थी वो मैंने दे दी। तो अब देखिए ईरान के वाक़यात आगे कैसे जाते हैं। फ़िलहाल रुकावट यही है कि ईरान के अंदर की ख़बरें बाहर तक नहीं पहुंच रही। सिर्फ़ कुछ ट्वीट्स जो किसी तरीके से वहाँ के जो कारकुन हैं वो बाहर पहुँचा देते हैं। पूरी तफसीली रुदात किसी भी जगह की बाहर की दुनिया में नहीं जा रही। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।